प्रिय मित्रों, आज का केस जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वह अलीगढ़ से है। ये बात शुरू होती है 13 अगस्त 2002 को। अलीगढ़ जेल में, कारागार में एक जो व्यक्ति अंडर ट्रायल था और जेल में था, उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और जेल के डॉक्टर्स और अलीगढ़ में जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, वो लोग उसको ट्रीट करने में असमर्थता शो करते हैं और उसे रेफ़र कर देते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। 14 अगस्त 2002 को वह हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ जाता है। वहाँ से रेफ़र होकर के, अलीगढ़ से मेडिकल कॉलेज से रेफ़र होकर और उसको एडमिट कर लिया जाता है मेडिकल वार्ड में, क्योंकि यह बीमार हुआ था अंडर कस्टडी, यानी कि कारागार के अंदर। तो उसके साथ में पुलिस साथ में आती है, इसलिए इसको मेडिको लीगल बनाया गया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और वार्ड में भी इमरजेंसी ही रहा और ये इमरजेंसी मेडिको लीगल ही रहा, मेडिको लीगल बना दिया उन्होंने। तो वार्ड में भी मेडिको लीगल रहने से इसकी सूचना हमारे डिपार्टमेंट को भी दे दी गई। इलाज के दौरान पाया गया कि वह व्यक्ति ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको उस समय और आज भी एड्स कहते हैं, HIV कहते हैं, उस बीमारी से ग्रस्त था। उन दिनों तक लोग थोड़ा डरते थे एड्स के पेशेंट्स को ट्रीट करने से और उनको डील करने से, क्योंकि तब तक एड्स का कोई इलाज नहीं आया था और जिसको एड्स हो गई है उसका मरना प्राय निश्चित सा होता था। समय की बात होती थी, कोई 10 साल में, कोई 12 साल में, अन्यथा कोई उसका उपचार नहीं था। इसलिए डॉक्टर लोग सभी बहुत घबराते थे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने में भी, क्योंकि अगर आपको कहीं भी उनको ट्रीटमेंट करते वक्त इन्फेक्शन हो गया तो फिर वह डॉक्टर या वह व्यक्ति जो उसकी सेवा में है वह भी एड्स पॉजिटिव हो जाएगा। ये समस्या यहीं तक सीमित नहीं थी, ऑपरेशन करने तक भी डॉक्टरों को बहुत भय लगता था कि एड्स पॉजिटिव पेशेंट को आप ऑपरेट कर रहे हैं और कहीं निडल या चाकू आपके हाथ में भी लग गया तो उसके ब्लड से वह आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। अब उससे डॉक्टर की मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती थी जब तक उसको पता नहीं चलता कि मुझे एड्स नहीं हुई है। तो एक लंबे पीरियड तक उसे अपने टेस्ट करवाते रहना होता था और तब तक आप सोच सकते हैं कि किसी की भी हालत कैसी होगी कि एक जानलेवा बीमारी लग गई। अब तो काफ़ी दवाइयाँ आ गई हैं उसके, लेकिन फिर भी अभी तक भी इसको एक डेंजरस बीमारी ही कंसिडर किया जाता है। और उसके साथ में एक सोशल स्टिग्मा, क्योंकि यह बीमारी सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती थी उस समय। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ऑपरेशन के टाइम में, ये सब तो थे ही, लेकिन ज़्यादातर वह फैलती थी सेक्सुअल एक्टिविटी से।
तो इसलिए ये एक सोशल स्टिग्मा भी व्यक्ति पर लग जाता था। इसीलिए वो निरंतर हमें इन्फॉर्म करते रहे और 4 दिन बाद उसकी डेथ भी हो गई। सरकार का एक नियम है, शायद अब भी नए कानून में भी होगा, कि कोई भी कस्टोडियल डेथ हम उसको बोलते हैं जो भी डेथ किसी की कस्टडी में है, गवर्नमेंट की कस्टडी में है। जैसे जेल है तो व्यक्ति गवर्नमेंट की कस्टडी में है तो वो कस्टोडियल डेथ हो गई, या पुलिस स्टेशन पे बंद है तो वो कस्टोडियल डेथ हो गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के इंटरोगेशन में कोई चल रहा है और वहाँ डेथ हो गई, वो ये कस्टोडियल डेथ हो गई। यानी कि गवर्नमेंट की कस्टडी में या किसी की कस्टडी में जो व्यक्ति है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसको हम कस्टोडियल डेथ बोलते हैं। यह भी गवर्नमेंट की कस्टडी में था। जेल में रहने का मतलब कि आप कारागार की कस्टडी में हैं और कारागार गवर्नमेंट रन करती है। तो इसलिए ऐसे केसेस में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी इंक्वायरी पुलिस नहीं करती, मजिस्ट्रेट करता है। इसलिए मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी इसमें शुरू हो गई। और फिर जो पोस्टमार्टम होता है वह भी 3 डॉक्टर कम से कम मिलके करते हैं। और उस समय यह कहा जाता था कि संभवतया कम से कम उसमें एक डॉक्टर बाहर से होना चाहिए। बाद में उन्होंने 3 डॉक्टर अलग अलग हॉस्पिटल से होने चाहिए, यह भी रूल बना दिया था। पर 202 तक एक डॉक्टर कम से कम दूसरे हॉस्पिटल से होना चाहिए, 2 डॉक्टर एक हॉस्पिटल से हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे, ऐसा विधान होता था। सो जब उसकी मृत्यु हो गई, एड्स का डायग्नोसिस किया गया था, तो हमने 3 लोगों का बोर्ड बनाया जिसमें 2 डॉक्टर हमारे थे और एक डॉक्टर सिर्फ सफदरजंग हॉस्पिटल में जो उस वक्त वहाँ पे स्पेशलिस्ट की पोस्ट पे काम कर रहे थे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया इंसान थे। उनका नाम था अलेक्जेंडर खाका। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो जब हमने उनके मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को लिखा तो उन्होंने अलेक्जेंडर खाका को डिप्यूट कर दिया। तो 2 डॉक्टर हमारे यहाँ से हो गए और एक अलेक्जेंडर खाका हो गए। इस तरह से 3 डॉक्टरों की इस टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया। इन्होंने उसके विसरा रखे और विसरा रखने की इंक्वेस्ट रिक्वेस्ट वगैरह सब भेज दी। लेकिन इसमें होता यह है क्योंकि इंक्वेस्ट करता है एसडीएम, सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ऐसी कस्टोडियल डेथ में पुलिस इंक्वेस्ट नहीं करती, बल्कि इंक्वायरी जो है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है, एसडीएम जो होता है, अक्सर वही करता है। या जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कभी कभी डिप्यूट कर दिए जाते हैं, यानी कि मजिस्ट्रेट लेवल का आदमी इसकी इंक्वायरी करेगा। लेकिन अक्सर होता यह है कि मजिस्ट्रेट स्वयं एक आध बार आ जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन वह कर लेते हैं, बाकी वो थोड़ा बिजी होते हैं, उनका भी कोर्ट लगता है अलग से। तो वो किसी दूसरे अपने मातहत जो पुलिस का आदमी होता है अक्सर उसकी ड्यूटी लगा जाते हैं और वो फिर रेस्ट ऑफ द काम करता रहता है। इस केस में हमारे डॉक्टरों ने विसरा वगैरह रख लिए। विसरा इसलिए रख लिए कि हर कस्टडियल डेथ में थोड़ा सा एक प्रिकॉशंस ली जाती है। और उसके बाद में विसरा को एसडीएम को हैंड ओवर कर दिया गया। एसडीएम ने आगे क्या किया ये इनको पता नहीं रहता डॉक्टरों को। खैर कुछ समय पश्चात मेरे पास आरसी मिश्रा, जो कि उस वक्त सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल थे अलीगढ़ कारावाह के,
कारागाह के, उनका पत्र आया और उसमें उन्होंने लिखा कि इस तरह से हमारे जेल से एक व्यक्ति जिसका नाम किशोरी लाल था और वो आपके यहाँ पे 13 तारीख को रेफ़र किया गया था, उसकी संबंधित पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट और जो दूसरी रिपोर्टें हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह प्लीज़ भेजें। उनको ये रिपोर्टें चाहिए थी क्योंकि वहाँ भी जब उन्होंने एडमिट हुआ और पता चला कि डेथ हो गई है तो वहाँ भी एक एसडीएम की इंक्वायरी शुरू हो गई। जब वो डेड बॉडी वापस गई तो रूल यही है कि एसडीएम को इन्फॉर्म किया जाए, तो एसडीएम इंक्वायर करता है, तो वहाँ पे एक इंक्वायरी एसडीएम की वहाँ शुरू हो गई। अब एक इंक्वायरी एसडीएम की यहाँ चल रही थी। अब वहाँ के एसडीएम कागज़ों को मांग रहे हैं कि हमें दीजिए सो हम किसी निर्णय पे पहुँचे। अब इस परिस्थिति में होता ये है कि एक्चुअल में जो जुरिस्डिक्शन होगा वो तो अलीगढ़ के एसडीएम का ही होगा, क्योंकि जुरिस्डिक्शन एसडीएम का इसलिए होगा कि उसके एरिया की डेथ है, जेल उसके अंडर में आती है, इसलिए सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। लेकिन जब डेथ हमारे यहाँ एम्स में हुई है तो हमारे डॉक्टर उसको इन्फॉर्म करेंगे अपने एसडीएम को। तो इन्होंने अपने एसडीएम में कर दी, तो हमारे एसडीएम ने इंक्वेस्ट कर दी कि अगर हम, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि अलीगढ़ में कौन है और उनका पुलिस ऑफिसर जो होता है वो साथ में रहता नहीं है, वो तो एडमिट करवा के चला जाएगा। तो कौन उस एसडीएम का पता करेगा भाई ड्यूटी ऑफिसर कौन है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन है, कैसे उसको दिया जाए, ये समस्या रहती है। इसलिए वे उसको सॉल्व करने के लिए हम अपने एसडीएम को इन्फॉर्म कर देते हैं, वो अपना इंक्वेस्ट भी कर लेते हैं कि जैसा हुआ। इस तरह का कोई तारतम्य नहीं होता कि एसडीएम अलीगढ़ और एसडीएम और पुलिस, जो अलीगढ़ की पुलिस और दिल्ली की पुलिस, इनमें कोई किसी तरह का आपस में वार्तालाप हो और एक दूसरे के इन्फॉर्म करते हैं, पर वो पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसमें अगर कोई उनके रिक्वायरमेंट है, वहाँ के पुलिस वालों के, अलीगढ़ के पुलिस वालों के कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, तो नेचुरली वो यहाँ के पुलिस या एसडीएम को पता नहीं होंगे। तो थोड़ा सा ये एक इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है। खैर, यहाँ तो हमें पता ही नहीं था कि भाई वहाँ पे कौन है। तो इन आश्रय मिश्रा जी का फ़ोन आया, मेरे पास में लेटर आया कि साहब आप जो है तुरंत उनकी जो विसरा रिपोर्ट है वो है हमको भेज दीजिए। हमने अपने डॉक्टर्स के नाम से, जो डॉक्टर खाखा थे सफदरजंग हॉस्पिटल के, और मेरे यहाँ से जो उनको कहा कि आप लोग ट्रेस करके अगर आपके पास में कॉपी आई है विसरा रिपोर्ट की तो वो आप मुझे दे दें, सो मैं उनको भेज दूँ। लेकिन इन लोगों के पास कोई विसरा कॉपी नहीं आई थी, क्योंकि अक्सर सीएफएसएल वाले, एक तो बहुत समय लगता है वहाँ पे केमिकल एनालिसिस होने में, सालों लग जाते हैं, और दूसरा वो रिपोर्ट भेजते हैं आईओ को। अब इस केस में आईओ होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा एसडीएम, वो एसडीएम को भेज देते हैं। अगर वो एसडीएम बाय द वे ट्रांसफ़र हो गया उस वक्त, तो वो कहाँ कौन सी फाइल में लगेगी, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसमें भी कुछ इस तरह से ही हुआ था। हमने लिखा, 3-4 बार लिखा, हमें कोई जवाब नहीं मिला, कोई पत्र नहीं मिला, और उस केस का काफ़ी दिनों तक पत्राचार चलता रहा। अलीगढ़ से, अलीगढ़ के जो कारागार के इंचार्ज थे, सुपरिटेंडेंट थे आरसी मिश्रा, और मेरे बीच में। फिर फाइनली उनसे बात हुई और हमने कहा भी आप किसी को भेज दीजिएगा, संभवतया हम वो एसडीएम उनको दे देंगे सारे पेपर निकाल के, और वो फिर पेपर लेके हमारे पास आएंगे और फिर हम उसका कॉज ऑफ डेथ
एस्टेब्लिश करेंगे कि उसका असली मृत्यु का कारण है ये। फिर वो सारे कागज़ जो आप हैं वो अपने एसडीएम को सबमिट कर देंगे, तो फिर वो एसडीएम पूरी इंक्वायरी करके और ठीक से लगेगा उसको तो हमको बुला लेगा एविडेंस के लिए, या वो खुद आना चाहेंगे तो खुद आ जाएंगे। जैसा भी दोनों तरह से काम होता है, कई बार एसडीएम आ जाते हैं, कई बार हम चले आते हैं। तो जैसी परिस्थिति होती है उस तरह से इस केस को ही आप समाप्ति कर सकते हैं। काफ़ी दिनों बाद, कई पत्राचार के बाद में फाइनली हमें वह रिपोर्ट मिली और फिर एसडीएम के ऑफिस से सारे पेपर्स वगैरह हमने निकलवा करके और इनको वहाँ पे अलीगढ़ में भेजा। फिर उन्होंने, अब उनके पास डॉक्यूमेंटेशन जब सारा हो गया तो फिर हमारी उसमें जो ओपिनियन है वो ली गई रिगार्डिंग फाइनल कॉज ऑफ डेथ। क्योंकि इस तरह की डेथ में जहाँ 4 दिन का एडमिशन रहा है और फिर कस्टडी में डेथ है, तो कोई भी सेंसिबल डॉक्टर जो है वो पॉइजनिंग या किसी और कारण को एक्सक्लूड करना चाहेगा। क्योंकि कल को अगर कुछ हो गया इतनी छोटी हिस्ट्री में कि 13 तारीख को बीमार हुए, 14 तारीख को हमारे यहाँ आए, 18 को डेथ हो गई, वो तो ठीक है, ब्लड टेस्ट यहाँ पे हुए और उससे पता चल गया कि उसको एड्स है, और बाद में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पे भी ये कंफर्म हो गया कि ये एड्स का ही मरीज़ है। क्योंकि हमारे यहाँ तो सारी व्यवस्था उस वक्त थी, तो इसलिए कर दिया करते थे और सारा विसरा भेज करके एनालिसिस करके और फाइनली उसका कॉज ऑफ डेथ बाय एक्सक्लूडिंग, कोई इंजरी नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, सारा डिटेल में देखा गया और फिर हमने ओपिनियन दिया कि इसकी डेथ जो है वो एड्स से, यानी कि दिस ऑटोइम्यून जो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है उसी से इसकी डेथ हुई है, जिसको एड्स कहा जाता है या HIV कहा जाता है। तो फिर उसके बाद में वह केस बंद हुआ। ये मैं इसलिए बता रहा था कि कभी कभी केस सुलझने में या फाइल होने में उनका लंबा टाइम लग जाता है, या कई बार बड़ी उसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है जब इस तरह से दो चीज़ें अलग अलग पुलिस स्टेशंस पे या अलग अलग जुरिस्डिक्शन में, एक ही केस की कई जुरिस्डिक्शन में इंक्वायरी हो जाती है, तो उससे कई बार इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मेरा ख्याल है जो नया कानून बन रहा है, अगर उनकी नज़र में आया होगा तो इस समस्या का थोड़ा सा वो समाधान निकालने की कोशिश करेंगे कि ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि भी एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन या जॉइंटली वो उस पर काम करें, तो उससे काफ़ी सुविधा हो जाती है। अदरवाइज़ कभी कभी इन्वेस्टिगेशन के ख़राब होने की और कुछ मिसक्रिएंट्स इस चीज़ की एडवांटेज भी ले सकते हैं। ऐसे मैंने देखे हैं केसेस जहाँ वो इस चीज़ की एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, जैसे बीच में कागज़ गायब कर देंगे या कहीं इधर उधर कर देंगे, तो वो उसका भी खतरा रहता है। क्योंकि चेन ऑफ कस्टडी ऑफ एनीथिंग, किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में चेन ऑफ कस्टडी का इंटैक्ट रहना बहुत बहुत आवश्यकता है, चाहे वो पेपर की हो, चाहे रिक्वेस्ट्स की हो, चाहे मटेरियल की हो, चाहे वो एग्जिबिट्स की हो, किसी चीज़ की भी हो। क्योंकि अगर चेन ऑफ कस्टडी इंटैक्ट नहीं है तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो चेन ऑफ कस्टडी जो है बिल्कुल परफेक्टली उसको मेंटेन रखना होता है हर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, अदरवाइज़ इन्वेस्टिगेशंस में प्रॉब्लम आ सकती हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और घटना दुर्घटना के साथ में।